अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम उस हत्याकांड, खौफनाक हत्याकांड की बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसने पूरे देश भर को झकझोर कर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूं श्रद्धा हत्याकांड की। जिस राक्षसी तरीके से और जिस खौफनाक तरीके से इस पूरी घटना और ये मनोवृत्ति का इस्तेमाल हुआ, ये बहुत ही डरावनी है। ये सिहरन पैदा करती है और बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में इतने खौफनाक मर्डर के बारे में आपने सुना होगा। ये किस प्रकार की मनोवृत्ति है, ये किस प्रकार के साइको किलर हैं और इस तरह की अनगूंज आती कहाँ से है, ऐसी प्रवृत्ति जन्म कहाँ से लेती है और ऐसा समाज के भीतर क्यों हो रहा है। ये गंभीर चिंता का विषय है, सबके लिए चिंता का विषय है। ये मामला सांप्रदायिक कम्युनल इनको देखने के बजाय इसको ऐसे देखिए कि ये समाज में ये बढ़ रही विकृति कितनी खौफनाक है। हमें इसके बारे में खुलकर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी होगी, समझना भी पड़ेगा और आगे बचाव भी करना पड़ेगा और इसके कारणों की हमें समीक्षा भी करनी चाहिए। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, अब मैंने अपने जीवन काल में शायद बहुत खौफनाक हत्याकांड के बारे में रिपोर्टिंग की, सुना, देखा, जाना, समझा, लेकिन श्रद्धा हत्याकांड ने बहुत लोगों को विचलित कर दिया है पूरे देश में। आज सर्वाधिक चर्चा के विषय में श्रद्धा हत्याकांड है। आफ्ताब नाम के उसके प्रेमी ने 27 साल की इस लड़की के 35 टुकड़े किए, 35 पीसेस। उनको तेजाब से जलाया, घर की फ्रिज में रखा, शव काटने की मशीन लेकर आया और बॉडी के पार्ट्स को गलाता गया। डीप फ्रीजर के भीतर काट काट के बॉडी को रखा था। उस मनोवृत्ति के बारे में सोचिए। और फिर रोज रात पे 2 बजे जंगल में वो बॉडी के पार्ट्स फेंकने जाता था। घर के भीतर लाश की इस हालत में दूसरी लड़कियां भी लेकर आता था। मोहल्ले वालों को भी पता नहीं, स्मेल न फैले इसलिए अगरबत्ती सुलगाते थे या रूम स्प्रे का इस्तेमाल करते थे। आप उस मनोवृत्ति को सोचिए, एक साइको किलर की मनोवृत्ति के बारे में सोचिए। दुनिया में ऐसे कुछ ही उदाहरण आपको मिलेंगे जहां सीरियल किलर किसी शव के साथ या किसी को पीड़ा देने की इस हद तक को लांगा हो। यह घटना सिहरन उत्पन्न करती है और समाज की उस विकृति को भी दिखाती है कि जिससे आप प्यार कर रहे हो उसको मारने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किए। तो घृणा का स्तर आप समझिए, विकृति का स्तर आप समझिए। यह सामान्य घटना नहीं है, यह असामान्य घटना है। यह समाज, यह यूथ किस मानसिकता के साथ आगे जा रहा है यह भी देखिए। आफ्ताब एक साइको किलर है जो आपने न तो फिल्मों में देखा होगा न वेब सीरीज में सुना होगा। अमेरिका में भी इस तरह की घटना एक हुई थी जब अश्वेत लोगों को एक श्वेत व्यक्ति निशाना बना रहा था। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई हुई है डेक्स्टर। फोरेंसिक साइंस का एक्सपर्ट था और अश्वेत लोगों का शिकार करता था। उसने भी यही तरीके अपनाए थे। घर में टब रखता था, टब के भीतर तेजाब, बॉडी पार्ट्स काट के उसमें डाल देता था ताकि सबूत मिटे। कई फ्रिज खरीद कर लाया ताकि डीप फ्रीजर के भीतर बॉडी के पार्ट्स रखे। आफ्ताब भी यही कर रहा था। जो कुछ भी आपने डेक्स्टर में देखा वो रिपीट कर रहा था श्रद्धा के साथ। और ये घटना अभी की नहीं है, मई महीने में कत्ल हुआ। हम आज किस महीने में है? नवंबर। 6 महीने से किसी को, बहनों भाइयों, कुछ पता ही नहीं था। 6 महीने बाद ये मामला खुलकर आया, तब इस खौफनाक हत्याकांड के बारे में आज पूरे देश में चर्चा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बहुत खौफनाक से खौफनाक घटनाएं देखी, लेकिन इस घटना ने हर व्यक्ति के मन में सिहरन उत्पन्न की है। इसके पहले भी बहुत साइको किलर भारत में रहे। मोहन कुमार का मामला, जिसको साइनाइड किलर के रूप में कहा जाता है, वो सेक्स करने के बाद महिलाओं का कत्ल करता था, 20 से ज़्यादा। निठारी की घटना सबको पता है। निठारी के घटनाक्रम में 16 बच्चियों की लाशें बरामद हुई थी।
सिर्फ ये एक मनोवृत्ति नहीं है, चार्ल्स शोभराज का मामला, बिकनी किलर का मामला, शीना बोरा हत्याकांड, और अब ये इस घटनाक्रम ने, ये दहला देने वाली घटना है और हमें इसके कारणों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ये दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी का अपराध है और इस अपराध में सजा भी उसी स्तर की होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन भी उसी स्तर का होना चाहिए ताकि सबूत जुटाकर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इसलिए पुलिस को भी इसमें बहुत ही प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है और समाज को भी ये अपने बच्चों में और सोसाइटी के भीतर वो संस्कार भी डेवलप करके देने हैं। पूरी की पूरी एक जनरेशन और सोसाइटी को हमें समझाने और नैतिक मूल्यों पर चलने की सलाह और सीख भी देनी चाहिए। ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, इस घटना के पीछे के मनोविज्ञान, इस घटना के पीछे की साइको और इस घटना के पीछे की मनोवृत्ति, ये बड़ी खौफनाक है। ये बच्चों में कैसे जन्म ले रही है और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा कहां से मिल रहा है। क्या आफ्ताब जैसे अपराधी ने डेक्स्टर देख के इस तरह की घटनाएं की? मैं फिल्म या नेट सीरीज की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह के जुनून और इस तरह की नकारात्मक मनोवृत्ति के लोगों को जब ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं तब उनके अंदर की हिंसक प्रवृत्ति जगती है, आइडियाज़ मिलते हैं उनको और उस आइडियाज़ की परिणति श्रद्धा हत्याकांड। ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंक और ऐसे लोग समाज में रह रहे हैं, यही बहुत खौफनाक बात है। सोचिए कि इस तरह की मनोवृत्ति का व्यक्ति समाज के भीतर 6 साल आज़ाद घूम रहा था, 6 महीने घटना करने के बाद। यह समाज की बिगड़ी हुई मनोवृत्ति की निशानी है। इसको कम्युनल कलर, इसको सांप्रदायिक रंग, इसको हिंदू मुस्लिम देखने से पहले यह देखिए कि यह घटना के पीछे की मनोवृत्ति क्या है और उसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए और इस घटना को इसके अतीत से जाकर भी जोड़ा जाना चाहिए कि किस तरह का दिमाग है जो इस तरह की घटना को अंजाम देता है। वो कौन सी प्रवृत्ति है जो इतना एक इंसान को पिशाच बनने के लिए आगे बढ़ाती है। और इस तरह की सोच के बीच कोई आदमी 35 टुकड़े करने के बाद उसी घर में रह रहा हो और उसी फ्रिज में रखा खाना खा रहा हो जिस फ्रिज में टुकड़े काट कर रखे गए शरीर के। हमें इस प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करनी चाहिए। कुछ बयान आप सुनिए, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जो देश के अंदर लव जिहाद के नाम पर देश को, बच्चियों को बरगलाया जा रहा है और ऐसी दुर्घटनावश अनेकों ने घटना हो रही है। बाकायदा एक क्रिमिनल है और ऐसे वाकयात हमने बहुत सारे देखे हैं। दादरी के अंदर आपको याद होगा कुछ दिन पहले बच्चियों को मार मार के वो खा जाते थे और हम लोग बस शिकायत लेके उसके घर गए। लड़की की शिकायत पे हम लोग गए थे कि वो उसको परेशान कर रहा है, वो उसको टॉर्चर कर रहा है, वो टॉर्चर कर रहा है उसको। और फिर उसने मेरे भाई को धमकी दी मारने की, गाड़ी में आग लगा देंगे, फूंक दूंगा, मामा को मैं तेरे मारूंगा। तब हम उसका जो बहुत हम सारा हमारे हिम्मत। मेरी बहन को इंसाफ दिला दीजिए, बस आप बयान नहीं, घंटे के अंदर फांसी दी जाए, बस यही। जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उसकी डेड बॉडी नहीं जाएगी। अगर आप लोग इंसाफ दिले, बहुत आप लोग एहसानमंद रहेंगे, जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे आप लोग। हैंग टिल डेथ, इससे और क्योंकि उसने ना केवल मारा, उसके टुकड़े करके एक बड़ा प्लान्ड मर्डर था। इसीलिए वो चालाक भी है इंसान, पहले मानने को भी तैयार नहीं हो रहा था कि ऐसा किया है उसने। आज की परिचर्चा में हम कई महत्वपूर्ण पहलू पर बात भी करेंगे। इन्वेस्टिगेशन पे भी बात करेंगे, ह्यूमन एंगल पे भी बात करेंगे, इसके लीगल पॉइंट पे भी बात करेंगे, इसके इन्वेस्टिगेशन पर भी बात करेंगे और इसकी साइकोलॉजी पर भी चर्चा करने वाले हैं और इसके सामाजिक और राजनीतिक कारणों पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्वाति मालीवाल मौजूद हैं, दिल्ली में महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ताहिरा हसन बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनूप जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं। रंजना अग्निहोत्री जी जानी मानी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की और आर के चतुर्वेदी जी फॉर्मर आईजी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड
बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस परिचर्चा में हिस्सा बनने के लिए। स्वाति मालीवाल जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, यह निहायत ही खौफनाक हत्याकांड है जिसने पूरे देश भर में एक सनसनी फैला दी है। मैं खुद भी हतप्रभ हूँ कि मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में इतना विभत्स हत्याकांड देखा नहीं जहाँ इस निर्मम तरीके से हत्या की गई हो। आप चूँकि दिल्ली में मौजूद हैं और इसमें आपने नोटिस भी इशू की हुई है दिल्ली पुलिस को, मैं आपसे इस घटनाक्रम के बारे में आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह की मानसिकता से किया गया अपराध होगा। जी, मैं ये मानती हूँ कि मेरे जो पूरा कार्यकाल रहा है 7 साल का, ये उस कार्यकाल में वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम्स, ये वैसा क्राइम है और इतना भयानक ये क्राइम है और जिस तरीके से इस क्राइम को एग्जीक्यूट करा गया है वो साफ दिखता है कि आफताब एक बहुत सोची समझी साजिश के चलते हुए उसने श्रद्धा का कत्ल करा है। क्योंकि आप ये देखिए, उसने उसको मारा, फिर उसके बाद उसने आरी खरीदी, फिर उसके बाद उसके 36 टुकड़े करे, फिर उसका जो खून था वो सारा सुखाया एसिड को यूज करके, फिर फ्रिज में उसको स्टोर करा और हर दिन रात में वो 2 बजे घर से बाहर गया और उसने एक बॉडी पार्ट को कहीं ना कहीं फेंका। तो मैं ये मानती हूं कि आफताब एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल है जिसको जितनी सख्त से सख्त सजा भी दी जाए मेरे हिसाब से वो कम है। इसीलिए दिल्ली पुलिस को मैंने नोटिस भी इशू करा है, क्योंकि एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि 6 महीने पहले दिल्ली में एक इतना डरावना क्राइम होता है और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। एक लड़की दिल्ली देश की राजधानी में गायब हो जाती है और कोई रिपोर्ट नहीं आती। तो मैं दिल्ली पुलिस से जानना चाहती हूं कि ये ऐसा कैसे हो गया, उनको पता ही नहीं चला। और दूसरा, क्या श्रद्धा ने कभी आफताब के खिलाफ कोई कंप्लेंट करी थी? कोई उसने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस का उसके साथ कोई अब्यूज हो रहा हो या सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा हो और शायद ऐसा हुआ हो कि कंप्लेंट हुई और दिल्ली पुलिस ने उसको इधर उधर कर दिया? तो मैं ये समझना चाहती हूं कि क्या कोई पीसीआर कॉल हुई, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, और ये भी कि कितने लोग इन्वॉल्व थे। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक आदमी ने करा है या कोई उसको सपोर्ट कर रहा था, कोई गैंग है? इन सब पहलुओं के ऊपर दिल्ली पुलिस को मैंने नोटिस इशू करा है और मैं जवाब चाहती हूं, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स है। इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस का रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक से नहीं करी गई तो ये आदमी छूट जाएगा, जो किसी हाल में नहीं मैं उसी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट पे आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही दिशा में प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है या सेंसेशन ज़्यादा है और आपके पास एविडेंसेस की कमी, क्योंकि अब तक बॉडी पार्ट्स कलेक्ट नहीं हो पाए हैं, एविडेंस अभी मिल नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है और एक बार जब उनका जवाब आता है तो मैं इस पे ज्यादा ठीक से बता पाऊंगी कि क्या एविडेंस इनको मिला भी है या नहीं मिला है। लेकिन मैं ये इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि जब एविडेंस मिल जाता है उसके बाद दिल्ली पुलिस क्या करती है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो छावला वाला गैंगरेप और मर्डर का केस सामने आया था, जिसमें लड़की के साथ गैंगरेप करके उसके प्राइवेट पार्ट्स में शराब की बोतल घुसाकर और उसके बाद उसकी आंखों में एसिड डालकर उसको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था, उस केस में जो कि 10 साल पहले हुआ था, अभी सुप्रीम कोर्ट से वो आदमी बरी हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि वो जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर इस केस में तुरंत दिल्ली पुलिस ने अपनी बेस्ट टीम लगा के, बेस्ट ऑफिसर्स लगा के अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ साल के बाद आफताब को राहत मिल जाए, जो कि मेरे हिसाब से कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है, क्योंकि आप लंबे समय से महिला आयोग देख रही हैं और महिलाओं से जुड़े मामले भी हैंडल कर रही हैं। आप बहुत ढेर सारी महिलाएं, हमारी बहनें ये कार्यक्रम देख भी रही हैं। वो कैसे ऐसे व्यक्तियों को पहचाने, आफताब जैसे लोगों को? आपके पास कोई इसका सॉल्यूशन है, कोई तरीका है, कुछ आप सजेस्ट कर सकती हैं? हम लोग एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचे ताकि हम एक बेहतर सॉल्यूशन दे पाएं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक रिश्ते में
काफी बार रेड फ्लैग सामने आते हैं, जैसे कि अगर किसी ने आपको मारा या किसी का व्यवहार आप देखते हैं कि वो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है और ज्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है। अमूमन हम ये देखते हैं कि महिलाएं उसके ऊपर कुछ नहीं करती हैं, वो अपने किसी परिवार वाले से बात करती हैं, अपने किसी दोस्त से बात करती हैं, वो उसको समझा देते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम इतने केसेस तो ऐसे देखते हैं जिनमें डाउरी डेथ हो जाती है, जिनमें मर्डर कर दिया जाता है ब्रूटली लड़की के, क्योंकि परिवार वाले ही लड़की को वापस भेज देते हैं। तो मेरा तो सबसे यही अपील है, स्पेशली लड़कियों से, अगर आप ऐसे किसी भी रिश्ते में हैं जो कि टॉक्सिक है, जो कि अब्यूजिव है, जहां पे आपको लगता है कि वो आदमी आपके लिए सही नहीं है, अगर आप किसी से और से भी नहीं शेयर कर सकते तो प्लीज दिल्ली महिला आयोग आइए, आप समझिए कि आपके क्या क्या लीगल राइट्स हैं और उनको फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए, श्रद्धा को भी कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ होगा कि आफताब उसके साथ ये कर देगा। श्रद्धा अपने घर वापस गई थी, वो उससे परेशान होकर वापस गई थी, आफताब आया, उसने एक सॉरी बोली और श्रद्धा वापस आ गई। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है तब हम क्या कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही वो रेड फ्लैग्स दिखते हैं कि कोई आपको मार रहा है, कोई आपको वर्बली अब्यूज कर रहा है, और कोई आप देखते हो कि रोज रोज आपको मैनिपुलेट करता है, वो सारी चीजें रेड फ्लैग्स हैं और उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और आपको ऐसा सोच के चलना चाहिए कि कहीं भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कल आपके साथ कुछ गलत हो जाए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप समय पे एक्शन लें। दिल्ली महिला आयोग की हेल्पलाइन है 181, आप कभी भी इसको कॉल कर सकते हैं, 24 घंटे 7 दिन ये ऑपरेशनल है। हमारी टीम आपके पास आएगी, आपकी मदद करेगी, आपको काउंसलिंग करेगी, पुलिस के साथ आपके पास आपको लेके जाएगी, और आप अकेले नहीं हो। जब तक आप ये महसूस नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं लगता कुछ खास बदलाव होगा। बहरहाल एक ये भी खबरें चल रही हैं स्वाति जी कि वो अपराध शो देखता था, और विशेष तौर पर एक नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है, अमेरिकन सीरीज, जिसमें एक साइको किलर के बारे में बताया गया, क्या बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कंटेंट जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है, देखकर इस तरह के आइडियाज़ आते हैं, या इस तरह की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति जन्म कहाँ से लेती है? मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल परवर्जन ऑफ माइंड है। आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया है, आप एक बहुत ही घटिया मानसिकता से आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप जिससे आप कभी प्यार भी करते थे उसका भी आप मर्डर कर सकते हैं, 36 आप उसके टुकड़े कर देते हैं। तो ये आफताब जो आदमी है, मेरे हिसाब से ये तो आदमी नहीं है, ये तो शैतान है, ये राक्षस है, क्योंकि इसने अपनी लवर का ना सिर्फ मारा, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, 36 उसके टुकड़े कर दिए, उसके बाद उसको फ्रिज में रखा, और उसके बाद उसी घर में, उसी कमरे में वो दूसरी लड़कियों को लाता था। और यहां तक मैंने सुना है कि वो मतलब फ्रिज के अंदर खाना रखा है और एक तरफ श्रद्धा का सर रखा है। अरे किस तरीके का आदमी है, किस तरीके की मानसिकता है। तो ये कंटेंट जहां से भी आ रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका दिमाग खराब है। ये आदमी कहीं से भी आदमी कहलाने के लायक नहीं है। ये पूरी तरीके से एक राक्षस है जिसकी जगह जेल है और जिसकी जगह, क्या आप चाहती हैं कि इसकी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो बहुत प्रोफेशनल तरीके से हो और इंडिपेंडेंट हो, सख्त सजा है, और उसको ठीक से मॉनिटर किया जाए? जी सॉरी, मैं समझ नहीं पाई आपने क्या इसकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो और प्रोफेशनल तरीके से चले और ठीक से जांच हो, इसकी एविडेंस कलेक्ट किए जाएं। तो दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच से आप संतुष्ट हैं? जी अभी तक तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। अब जैसी वो रिपोर्ट आएगी तब मैं बता पाऊंगी, और अगर मेरे को लगेगा कि जांच ठीक से नहीं चल रही है तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि हाईएस्ट ब्रांच, क्राइम ब्रांच को, दिल्ली पुलिस को ये केस हैंडल करना चाहिए, एंड मे बी एन एसआईटी शुड ऑल्सो बी फॉर्म्ड, बिकॉज ये केस इतना सीरियस है कि इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। आप देखेंगे छावला वाले मैटर में 15 दिन तक वो फोरेंसिक सैंपल्स दिल्ली पुलिस के मालखाने में पड़े रह गए और इस वजह से वो आदमी छूट गए। तो क्या ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा? मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे कितनी भी टीम लगानी पड़ जाए, आफताब किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए, और इसके लिए दिल्ली पुलिस को जो जो करना पड़े उन्हें करना चाहिए। स्वाति मारीवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत समाचार के दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हीरो जी, इस तरह की घटनाएं बहुत दिल दहलाती हैं,
और जिस तरह से श्रद्धा का हत्या की गई और जिस तरह से उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बर्बर तरीका अपनाया गया, पूरे देश भर में इस हत्याकांड को लेकर चर्चा है। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि इस तरह की मनोवृत्ति को हम रोकें कैसे। देखिए ब्रजेश जी, ये बड़ी हृदय विदारक घटना है और जो सुन रहा है या जब भी चैनलों पर उसके बारे में हो रहा है तो लोगों की रूह कांप रही है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और कोई सोच भी नहीं सकता इस सभ्य समाज में एक लड़की एक लड़का और वो इस तरह से आपस में जुड़ेंगे, रहेंगे, फिर कुछ अनबन होगी और फिर वापसी होगी और फिर बुला कर लाएगा और इस प्लांट तरीके से किसी के कत्ल कर देगा और फिर जैसी चीजें अभी सब सुनने को मिली है, बोलने का भी मन नहीं करता। पर चीजें बहुत सारी समाज को देखनी है, आजकल के युवाओं को देखनी है कि मैं बालिग हो गया, जैसा कि इस केस में सुनाई दे रहा है, माँ बाप ने समझाया वो नहीं मानी और उसका जो हश्र हुआ शायद उसने भी कभी सोचा नहीं होगा। अभी जस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतांतरण पे कठोर कानून होना चाहिए। आपकी पार्टी के दो नेता हैं जिनमें से एक बड़े नेता हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह और दूसरे नेता हैं कपिल मिश्रा। इन्होंने कहा है कि ये लव जिहाद है। देखिए ब्रजेश जी, परिभाषाएं रोज नई नई हर चीज में बनती रहती। लव जिहाद के 100 तरीके सामने आ रहे हैं, मतांतरण के तो बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, बहुत सारे केस आ चुके हैं और अधिकतर केस में हिंदू युवतियों ने मुस्लिम लड़कों से ब्याह किया और ब्याह करने या लिव इन में रहने के बाद जो दुर्दशा हुई उसके तमाम। आप मानते हैं कि ये लव जिहाद है या ये साइको किलर का कारनामा? राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहता। हाँ, मैं मानता हूं कि ये सोच ही बहुत गंदी है और इस सोच में जहां दुराव हो, जैसा कि अभी वो कह रही थी महिला आयोग की अध्यक्ष, कि लोगों को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है, पहले कि आप रिश्ता टॉक्सिक होने से पहले अगर रिश्ते में समानता नहीं है, अगर विचार एक नहीं है, परिवार एक नहीं है, धर्म एक नहीं है, तमाम सारी विभिन्नताएं हैं, तो उस विभिन्नताओं में एकता खोजना मुझे लगता है बहुत कठिन काम होता है। फिर भी अगर यदि आपका दिल नहीं मानता आप खोजते हैं, लेकिन जब भी उसमें दुराव दिखे, चीजें चेंज होती दिखे, तो आप तमाम सारी लीगल एड है उसमें जा सकते हैं, परिवार को बता सकते हैं, समाज को बता सकते हैं। तमाम सारी संस्थाएं हैं और तमाम सारे राजनीतिक दल हैं जो समाज के हितों के लिए कार्य करते हैं। मुझे लगता है इन बच्चियों को, लड़कियों को जब भी रिश्ता असामान्य दिखे तो खुलकर सामने आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप जी मेरे साथ मौजूद है। अनूप जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये आप क्या मानते हैं, ये लव जिहाद का कोई मुद्दा है? तो दूर हटना जी, बहुत शुक्रिया अनूप जी। ये लव जिहाद का मुद्दा है या एक साइको किलर का खौफनाक कारनामा? बिल्कुल, देखिए, धन्यवाद हीरो जी शुक्रिया। तमाम लोग शादी कर रहे हैं जी, नाम बदल के शादी धन्यवाद। और जो हश्र हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका भी कुछ ना कुछ सिला है। जी अनूप जी, गो अहेड। ये सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और जैसा कि स्वाति जी ने कहा और आपने भी कहा, मैं मांग करना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर या ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके ऊपर एसआईटी गठित करे, जो उनके बारे में बारीकी से जांच करके इन क्रूर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और शीघ्र से शीघ्र कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को दी जाए। उसके साथ साथ मैं ऐसे मुद्दों के सांप्रदायिकरण का और उसकी आड़ में सांप्रदायिक जहरखुरानी का विरोध करता हूं। मेरा यह मानना है कि यह हमारे पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है कि बदलते आर्थिक परिवेश में हमारी बेटियां जिस तरीके से अपने परिवारों से दूर जाकर के शहरों में नौकरी कर रही हैं, काम कर रही हैं, अपने परिवारों से दूर हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति समाज का क्या दायित्व है। पढ़े लिखे युवा, जैसा आपने भी अपनी बात में जिक्र किया कि पढ़े लिखे युवा सूचनाओं और तकनीक का इस्तेमाल गंभीर से गंभीर अपराध करने में और उन अपराधों को छुपाने में जिस प्रकार से कर रहे हैं, इसके बारे में भी समाज को विचार करना चाहिए। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि हमेशा ऐसी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ ज्यादा क्यों होती हैं? और इसके साथ साथ आपने बताया कि 6 महीने से घटना चल रही थी, हम सब जानते हैं, मई की घटना। ये
पूरे देश में उभरती हुई अपार्टमेंट संस्कृति की जो असामाजिकता है, जो आत्म केंद्रितता है, इसके ऊपर भी सवाल है कि एक घर में रहने वाली लड़की 6 माह तक दिखाई नहीं देती है। हाँ, और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ोसी, पड़ता। कोई उस बिल्डिंग का रहने वाला आदमी कभी पलट करके सवाल भी नहीं करता है। तो नहीं, ये हम फैमिली कैसे वालों ने भी समाज में ज़्यादा बॉदर नहीं किया। मई से जिनके हम घर की कैसे- बेटी से संपर्क हम नहीं हो रहा है। कैसे समाज में जी रहे हैं कि एक तरफ तो हम बेजुबान जानवरों के प्रति करुणा की, दया की बात करते हैं, जी, कहते हैं आवारा कुत्तों को गोद ले लिया जाए, और एक 2 पैरों पर चलने वाला हंसता बोलता नौजवान इंसान 6 शुक्रिया महीने आपका तक हमारे अनूप पड़ोस जी। में रहने वाला मैं दिखाई नहीं परिचर्चा को देता और नेक्स्ट उसके लेवल बारे पे में ले जा विचार रहा नहीं हूँ। करते। मेरे साथ लखनऊ के फार्मर आईजी RK चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब को इस तरह के मामलों की इन्वेस्टिगेशन की बड़ी महारत हासिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका चतुर्वेदी जी। जब से ये घटना हुई मैंने सोचा कि आपसे इसके बारे में पब्लिकली बात की जाएगी। एक तो इस तरह की घटनाएं समाज में बड़ा डर का माहौल क्रिएट करती हैं, लोगों में खौफ है। आप जहाँ जाइए ये इस घटनाक्रम की बात हो रही है। तो पहले तो इस घटना, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसका एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाए, और तीसरा ये किस तरह की मनोवृत्ति है। ब्रजेश जी, ये अपराध होने के साथ साथ ही एक मानसिकता का प्रतीक है। ये एक सामान्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, दुर्लभतम अपराध है। और इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें एविडेंस कलेक्शन बड़ा कठिन है। 6 महीने पुरानी घटना हो चुकी है, अभी तक चीज़ें रिकवर नहीं हुई हैं। रिकवर हुई तो उसको कनेक्ट करना भी उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी पुरानी हो गई। 6 महीने से अधिक घटना को हो गया जी। बहुत सारे एविडेंसेस अब तक नष्ट हो चुके होंगे, मिट चुके होंगे। तो इसलिए इसमें सबसे आवश्यक है कि इसके इन्वेस्टिगेशन को सबसे ज़्यादा नज़दीकी से और वेल मॉनिटर्ड किया जाए, और उसके लिए स्पेशलिस्ट टीम बने जो कि सारे सूत्रों को जोड़ करके कम से कम इस अंजाम तक पहुंचाए कि इस आदमी को, इस घटना को दुर्लभतम श्रेणी का मानते हुए दुर्लभतम सजाए मौत दी जाए। और मैं पुलिस सर, इसमें इन्वेस्टिगेशन और इसकी एविडेंस कलेक्शन मोस्ट टफेस्ट जॉब है। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि घटना पुरानी हो गई है। बहुत सारी चीज़ें समय के साथ मिटती चली जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसने मिटा भी दी। और जो कुछ देखिए, ब्लड सैंपल मिला नहीं, ब्लड सैंपल नहीं, बॉडी पार्ट्स वही हैं, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। सिवाय अभियुक्त के बयान के अलावा पुलिस के पास है क्या? कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही मुश्किल है, और इसमें एविडेंस कलेक्शन के लिए बहुत ही एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो चीज़ों को जोड़ करके एक अंतिम परिणाम तक पहुंचा सके, ताकि न्यायालय में वो चीज़ें प्रूव कर सकें। तो मीडिया की सुर्खियों के बजाय दिल्ली पुलिस को ठोस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है इसमें। बिल्कुल ज़रूरत है। वो सुर्खियों बटोरने के बजाय मैं अब तक यही कह रहा हूँ बार बार कि ये स्पेशल टीम बनाई जाए जिसमें हर फील्ड के एक्सपर्ट्स हों, कि भाई चीज़ों को वो कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, वीडियो फुटेज पुराने कैसे निकाल पाएंगे, जो एविडेंस खत्म हो नहीं चुके है। जहाँ से उसने आरी खरीदी नहीं है, वो सीसीटीवी नहीं है, नहीं है। जहाँ निकल के जा रहा है कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। ठीक, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि हाँ डेड बॉडी काट के वो पार्ट ले जा रहा था। तो आप साबित कहाँ से होगा सर कि वो फ्रिज में रखता था? एविडेंस तो होना चाहिए। कोर्ट तो एविडेंस पे बात करेगी। कोर्ट एविडेंस पे जाएगी, और उस एविडेंस को कलेक्ट करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। तो इसके लिए फिर जब तक विशेषज्ञता नहीं होगी, देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव है दुनिया में। अगर आदमी एक्सपर्टीज़ हो, लोग तय कर लें तो ढूंढ करके निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए वो कमिटमेंट चाहिए, वो क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए, और उसका एक सूत्र में गढ़ने की जरूरत है उसको। आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही हार्डकोर प्रोफेशनल टीम को इसकी जांच दी? बिल्कुल, हार्डकोर प्रोफेशनल टीम जो अपने अपने फील्ड की, जो देश के सबसे एक्सपर्ट लोग हों, उनको लगाया जाना चाहिए। तभी जा करके इसमें कोई इस लायक पहुंच पाएगा कि उसको सजा मिल सके। पुलिस ऑफिसर से हट करके ब्रजेश जी, मैं दिल की एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों की ही गाड़ी पलटनी चाहिए। ये पुलिस अधिकारी से हट करके ये मैं बात कह रहा हूँ कि इस तरह के अपराधियों की गाड़ी पलटनी चाहिए। रंजना अग्निहोत्री मेरे साथ मौजूद है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बहुत ही जानी मानी अधिवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका रंजना जी। ये घटना लोगों को बहुत ही झकझोर गई है। आप कहीं जाएं, किसी से मिले, इस घटना का जिक्र ज़रूर हो रहा है। पूरे समाज के लिए इस घटना ने एक अलार्म का काम किया है।
ब्रिजेश जी, ये पहली घटना नहीं है जिसने कि भारत के लोगों को या हम लोगों को झकझोरा है। ये अगर आप सीरीज उठाकर देखें तो गुजरात के इरफान का केस देख लीजिए, और क्या नाम है, मर्डर केस, हाँ, जेसिका लाल वो सब छोड़ दीजिए। हम आपको जो बता रहे हैं, शाहरुख का झारखंड का मर्डर केस देख लीजिए, वो इससे भी भयानक था। अब हमको यहाँ पर चाहे टीना डाबी का केस देख लीजिए, और मारते मारते बच गई, जान बचा के चली आई किसी तरीके से। यह इसके पीछे देखना होगा कारण क्या है। ये जो कहा जा रहा है लव जिहाद है, लव जिहाद तो बहुत छोटा कारण है। इसके पीछे पूरा भारत को गजवाए हिंद बना देने का महाकारण यही है, यही षड्यंत्र है। गजवाए हिंद, भारत को गजवाए हिंद में बदलने के लिए ये लव जिहाद तो इसकी एक छोटी सी स्पेशीज़ है। अब ये लोग गवर्न कहाँ से हुए हैं आपको मालूम है? भारत की संस्कृति में, भारत के इतिहास में औरंगज़ेब को का जो बखान किया गया, उस औरंगज़ेब ने दारा शिकोह के सिर को काट कर खाने की टेबल पे रखा था। ये वहीं से इसको आइडिया आया है, क्योंकि ये औरंगज़ेब का फॉलोअर है। औरंगज़ेब ने दारा शिकोह का सर काट करके तो कह रही टेबल पे कि डेक्स्टर सीरीज देखा है नेटफ्लिक्स की, आप औरंगजेब चली गई? नहीं, हम बिल्कुल चले गए हैं। पुलिस को इस बात को भी देखना पड़ेगा, क्या औरंगजेब से संबंधित किताबें पढ़ते। दूसरी बात है, अभी हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसका इन्वेस्टिगेशन डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन इसका दायरा हमें पिन पॉइंट न करके इसको हमें और बढ़ाना पड़ेगा। इसकी पुरानी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, इसकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, किस मदरसे में गया, इसके रिश्तेदार कौन हैं, और इस जो ये लड़की थी श्रद्धा, इसको लिविंग रिलेशन में रहने के लिए इसने मजबूर किया, ये भी हमको देखना पड़ेगा। आप इसका कम्युनल एंगल भी देखती हैं? बिल्कुल कम्युनल एंगल देखते हैं। पूरे भारत को गजवाए हिंद बनाने के षड्यंत्र के तहत ये हो रहा है। आफ्ताब बना रहा था? आफ्ताब बना रहा था? आफ्ताब हो, चाहे शाहरुख हो, चाहे अभी सुफियान हो, निधि को ढकेलने वाला, ये बिल्कुल इसमें हमें अपनी बेटियों को भी संभालना होगा। बार बार ये कहना होगा, क्योंकि 1,500 से ज़्यादा मैं लव जिहाद के केस कर चुकी हूँ। जब भी समझाया जाता है तो लड़कियाँ ये कहती हैं कि मेरा वाला आफ्ताब ऐसा नहीं है। फिर परिणाम आता है उस आफ्ताब ने मार के भगा दिया। फिर परिणाम आता है 4-6 बच्चे पैदा करने के बाद गौमांस मुँह में खिला दिया। तो आखिर ये कब तक हमें खुद संभलना होगा। श्रद्धा की बात रह गई, श्रद्धा के लिए हमें बहुत संवेदनाएं हैं, परंतु श्रद्धा को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। और लिविंग रिलेशनशिप किसी भी सभ्य समाज में, सुप्रीम कोर्ट जरूर कहता है, लेकिन हम फिर कहते हैं कि किसी भी सभ्य समाज में लिविंग रिलेशनशिप को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ये परिणाम आएंगे, इनको ना हम रोक पाएंगे। थैंक यू रंजना जी, शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। ताहिरा हसन जी मेरे साथ मौजूद हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। ताहिरा जी बहुत शुक्रिया। ये श्रद्धा हत्याकांड ये पूरे देश भर के लिए एक बड़ी भी मतलब असहज स्थिति वाला है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। आपको क्या लगता है ये किस प्रकार की मनोवृत्ति से किया गया अपराध है, या लव जिहाद है, या इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक चल रही है? और स्वाति ने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि रिश्ते में तमाम बार ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको रेड फ्लैग करता है। देखिए, जो इस आफ्ताब ने किया उसको आप मैं उसको इंसान के रूप में देख नहीं रही हूँ, एक दरिंदे के रूप में देख रही हूँ। आपने एक बड़ी डिटेल में बात कही, स्वाति ने भी उस बात को काफ़ी स्ट्रेस करके कहा कि जो आदमी गुस्से में कत्ल कर दे वो कुछ समझ में आता है, लेकिन फिर बॉडी के पार्ट, डेड बॉडी को भी सैडिस्ट नेचर इसको कहते हैं, उसको काटना 35 पीसेस में और फिर फ्रिज में रखना और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुलाना, मतलब वो आदमी कितने, मतलब एक क्रिमिनल माइंडेड, मेंटली सिक टाइप का आदमी है जो मतलब प्लेजर लेता है, सैडिस्ट प्लेजर जिसको कहते हैं, इस तरह से करके। तो मुझे लगता है कि उसको तो सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। ये आता है कैटेगरी में रेयरेस्ट टू रेयर कैटेगरी में आ रहा है केस, तो रिड्रेसल भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से होना चाहिए, एविडेंसेस कलेक्ट होने चाहिए। नार्को के लिए पुलिस ने कहा है। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी को इस तरह के मामलों पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सोसाइटी, समाज, फैमिलीज। देखिए सोसाइटी को, देखिए ये डोमेस्टिक वायलेंस के बाद की ही बात है। लोगों ने, 1-2 लोगों ने कहा भी था कि हम लोग आवाजें सुनते थे, लेकिन ये प्राइवेट मैटर माना जाता है। हम वीमेन एक्टिविस्ट एक लंबे समय से कह रहे हैं कि घरेलू झगड़ा जो होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, ये प्राइवेट नहीं है। अगर वो इंटरवीन करना चाहिए था, मतलब उस अपार्टमेंट के लोगों को इंटरवीन करना चाहिए था।
इंटर रिलीजन मैरिज में पेरेंट्स को डिसऑन नहीं करना चाहिए बिटिया को। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस परिचर्चा को थोड़ा नेक्स्ट स्टेप देता हूं। वो वोट दे सकते हैं, तो अपना पार्टनर चुन सकते हैं। इसको लव जिहाद के एंगल से नहीं देखना चाहिए। उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। तंदूर कांड भी इसी देश में हुआ था। जी जी, अरे निठारी कांड भी इसी देश में हुआ था, आयुषी कांड हुआ था। तो ऐसा नहीं है। आपको ध्यान हो शीना बोरा हत्याकांड, वो भी तो अपने आप में बहुत ही चर्चित और बहुत ही घिनौने तरह का हुआ है। जस्टिस की बात कीजिए, श्रद्धा को जस्टिस मिले, एविडेंसेस कलेक्ट हो। अभी जो नहीं मिली बॉडी पार्ट वो मिले, डीएनए टेस्ट हो, उससे पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी। आप मुझे बताइए कि इस हत्याकांड का एक पहलू ये भी है कि वो गजवाए हिंद और ये कहा जा रहा है लव जिहाद भी है, लेकिन ये दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ये क्रूरतम अपराध है। डाइल्यूट कर रही है हमारी बिटिया का। उमाशंकर जी थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहादुर शाह जफर के सामने थैंक यू, उनके बेटों का सर लाया गया था। मैडम थैंक यू, क्या किया जाए? थैंक यू भाई, ये तो मेंटालिटी मैडम, थैंक यू, थैंक यू। यस गो अहेड उमाशंकर जी। ब्रजेश जी देखिए, निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और ये निश्चित रूप से अभिभावकों के लिए भी, हमारे युवाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, लड़कियों के लिए ये चेताने वाला सिग्नल है कि उन्हें अपने रिश्तों में सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसमें दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ब्रजेश जी, कि 6 महीने से एक लड़की मिसिंग थी, क्या कोई कंप्लेंट हुई? इसकी जांच होनी चाहिए बारीकी से, वो भी तब जब हम लोग जानते हैं कि श्रद्धा के परिवार वाले इस रिश्ते को जानते थे, इस रिश्ते से असंतुष्ट थे, वो बार बार बेटी को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि जब बेटी लास्ट बार घर गई थी तो हो सकता है कि बाद में कोई कंप्लेंट हुई हो, जैसे कि लखनऊ में सूफियान निधि गुप्ता के मामले में परिवार वालों ने पुलिस को कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। दूसरी बात, जिस तरफ ताहिरा जी इशारा कर रही थी, मैं भी उससे निश्चित रूप से कंसर्न रखता हूं कि एक सोसाइटी में एक रेंटेड व्यक्ति रह रहा है और घर में लड़ाइयां हो रही हैं दोनों के बीच में, और वो आवाज़ लड़ाई की एकाएक शांत हो जाती है और 6 महीने से वो लड़की मिसिंग हो जाती है। तो अगर वो रेंटेड हाउस था तो लैंडलॉर्ड की भी जिम्मेदारी इसमें फिक्स की जानी चाहिए, और जो सोसाइटी के लोग हैं जो ऐसे मामलों में तमाम तरीके की बातें उठाने लगते हैं लेकिन अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उससे मुंह फेर लेते हैं, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। ये आप रंजना जी के लिए कह रहे हैं? नहीं, रंजना जी के लिए तो मैं अभी थोड़ी देर बाद में कहूंगा। ओके, बोले। हाँ, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए एक साक्ष्य होता है, ये आईजी साहब बेहतर बताएंगे, एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी होता है ब्रजेश जी, और परिस्थितियां इस बात को कह रही, जैसा कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि उसने कहां से पॉली बैग खरीदा, कहां से आरी खरीदा, कहां से उसने फ्रिज खरीदा, वो लड़की भी आई थी। ये तमाम चीजें परिस्थिति जन्य साक्ष्य को जुटाकर उनको गवाह बनाकर, और मैं तो कहता हूं एसआईटी से बेहतर है कि इसमें जो निर्भया कांड के समय में फास्ट कोर्ट ट्रैक की व्यवस्था की गई थी उसमें एक जज को अभी अपॉइंट कर दिया जाना चाहिए, और वो इस इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल है, ठीक चल रही। देखिए दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में दिल्ली में भी घटनाएं होती हैं, लखनऊ की भी घटना उत्तर प्रदेश पुलिस के अंडर में घटना हुई है निधि वाली। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड की घटना भी उत्तराखंड की पुलिस थी। तो देखिए इसमें एंगल नहीं तलाशना चाहिए, इसमें ये घटना है, इस दुर्घटना है और निंदनीय घटना है, जितनी जल्दी हो इस पर कार्रवाई। पांडे जी, ये दुर्घटना नहीं है, क्रूरतम अपराध है। क्रूरतम अपराध है, बिल्कुल, मैं उसको जोड़ लेता हूं। हाँ बिल्कुल, क्रूरतम अपराध है, निंदनीय अपराध है। और इसमें ब्रजेश जी देखिए 2-3 और महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। रंजना जी इसको जो एंगल देने की कोशिश करें, लव जिहाद और तमाम चीजें, ये इसका राजनीतिक फायदा लेने की बात कर रही होंगी, लेकिन उनको ये समझना चाहिए अंकिता भंडारी के मामले में फिर आप क्या बोलेंगी? आज तक नहीं पता चल पाया ब्रजेश जी कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए स्पेशल सर्विस की बात की जा रही थी। और अगर ये गजवाए हिंद जैसी कोशिश है तो इसी लखनऊ के ताज होटल में इन्हीं के विचारधारा के एक बड़े नेता
रामलाल जी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे, संघ के प्रचारक रहे जी। शादी हुई बड़े 5 स्टार होटल में, और योगी जी के तमाम मंत्री मुझे लगता है कि इस हत्याकांड को उस तरह की राजनीति से बिल्कुल न जोड़िए आप लोग। मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करिए कि ना, बिल्कुल ब्रजेश जी, इसके थारोली प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन हर हो, राजनीति के और ये खिलाफ हूं। दुर्लभतम अपराध है। दिस इज फांसी बनती है रेयरेस्ट ऑफ इसमें, रेयर केस, एविडेंस कलेक्ट होना चाहिए। और देखिए मैं बीरेन जी भी आ गए डिबेट पे, प्लीज कंक्लूड लास्ट करें। बात प्लीज ब्रजेश जी, लास्ट बात प्लीज कंक्लूड। देखिए निर्भया कांड के मामले में इतना हाईलाइटेड केस था, उसमें दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में 7 साल 3 महीने 3 दिन लगे थे। इतना लंबा इसको नहीं खींचना है, इसको जल्दी से इन लोगों को बहुत शुक्रिया आपका। बीरेन जी भी हमारे साथ परिचर्चा में जुड़ चुके हैं। शामिल करके बीरेन जी, तत्काल सजा दी इस जाए। श्रद्धा हत्याकांड ने समाज को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया है। और मैं डिबेट के पहले भी, स्वाति मालीवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका ये मत है कि ये घटना अपने आप में बहुत ही अलार्मिंग है कि समाज किधर जा रहा है, लोग किधर जा रहे हैं, सोच किस तरह से भयावह और ख़तरनाक हो सकती है ये घटना। और घटना के बाद किया गया कोल्ड माइंड जो कॉन्स्पिरेसी है, बहुत हैरान करती है। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, विज्ञान और मेडिकल साइंस जहां हमारे जीवन को खुशहाल बना रहा है, मिनटों में हम पूरी दुनिया से जुड़ते हैं, वहां पर इस खुलेपन के कुछ नुकसान भी हैं। ये लिविंग रिलेशनशिप जैसे शब्द जिनको हमारे देश में ना कोई मान्यता रही, ना हम लोग कभी जानते विश्वास करते हैं, वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं। किसी की हत्या करके किसी के साथ इस तरह बर्ताव को कोई जायज़ नहीं मानता, लेकिन ये बात आज यहाँ पर उठती है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जब इस तरह कोई घटना सामने आती है, 2 धर्मों के लोग शामिल हो, तो उसको लव जिहाद से जोड़ा जाता है। प्यार के नाम पर जिहाद तो कहीं सुना नहीं गया। कोई ऐसा प्रायोजित अगर चल रहा है कार्यक्रम तो सरकार उसको चाहे तो रोक सकती है। लेकिन हम बात करेंगे तरक्की की, विज्ञान की, हम बात करेंगे जो जीवन शैली की जो नंगापन लाती है, खुलापन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर। पूरी दुनिया से हम जुड़े हैं, लेकिन हम आज़ादी का, क्या हमारे आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे बच्चे हैं, क्या वो दुरुपयोग कर रहे हैं या वो गलत चीज़ों में उलझ जाते हैं? हम लोग जब अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं तो बड़े गर्व से अपनी सोसाइटी में कहते हैं कि हमारा बच्चा दिल्ली में, मुंबई में, विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में पढ़ता है। लेकिन फिर हम संस्कार की बात कैसे कर सकते हैं? संस्कार भी चाहिए और पाश्चात्य सभ्यता के सारे कुकर्म और सारे गंदी चीज़ों को भी हम एक साथ लेकर कैसे चल सकते हैं? तो जिस समाज में जहाँ पर वातावरण जैसा रहेगा वहाँ लोग वैसा अडॉप्ट करेंगे। लखनऊ में एक घटना हुई, 4 मंजिल ऊपर से लड़की को फेंक दिया गया, वो भी एक धर्म विशेष से जोड़ी गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि जिस आफताब को हम एक धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं, मान रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका नाम आफताब अमीन पूनावाला है। वो पारसी जात का है, पारसी धर्म से है। वो किसी एक धर्म विशेष के लिए जो नाम इस्तेमाल हो रहा था, उस पर बहुत सारे लोगों के तर्क आए हैं। जैसा घटना पेश की जा रही है मजहब के नाम पर, शायद वैसी ना हो, लेकिन ऐसा होता है और इस पर पूरी बात को समझना चाहिए लोगों को। हम लोग जब पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था, इंटर तक जब पढ़ते थे तो स्कूलों में पढ़ाया जाता था। तब इतने कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे, अंग्रेजी स्कूल नहीं थे। अब सब अंग्रेजी स्कूल हैं, अंग्रेजी शिक्षा होती है, नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम गायब हो गया। अब आर्ट ऑफ लिविंग तो है, लेकिन हाउ कैन बिहेव विद सोसाइटी, ये चीज़ आज तक हम नहीं सीख पाए, न सिखाया जाता है कहीं। जी वीरेन जी, तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में सामने आती हैं, हमारे अपने खुद के बदलाव की वजह से भी हैं। हम संस्कार की बात करते हैं, लेकिन हम अपने संस्कार तब वहाँ पर हमारे ख़त्म हो जाते हैं जब हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में वो भूल जाते हैं और पाश्चात्य सभ्यता को वो अपना लेते हैं। लिव इन चल रहा है,
शादियाँ लिव इन देखिए आप, जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं शादियाँ भी ज़्यादा नहीं टिकती, लिव इन रिलेशन भी नहीं टिकता। लेकिन हम क्या पहनते हैं? ब्रांडेड कपड़े। क्यों? क्योंकि वो विदेशी हैं। हम क्या देखते हैं? हमारा रहन सहन विदेशियों के स्टाइल का हो, चाहते हम सब उनकी नकल करते हैं और बात संस्कार की करते हैं। तो आप श्रद्धा जैसी बेटी के 35 टुकड़े करने वाले को आज फांसी की सजा मांगी जा रही है। लेकिन आपको याद होगा कि हैदराबाद में एक डॉक्टर रेड्डी की हत्या बलात्कार के बाद कर दी गई और उन चारों आरोपियों को मुठभेड़ में पुलिस ने जब मार गिराया तो आज उन पुलिस वालों को सजा दे दी कोर्ट ने। वो सब किसके लिए इंसाफ लेने गए थे? पुलिस कहीं अच्छा काम करना चाहे तो वो कर भी तो नहीं पाती है, ये मीडिया भी तो उसे जीने नहीं देगा, ये मोमबत्ती धारी लोग ये भी तो हैं। बात आज जरूर है कि आफ्ताब, अमित, श्रद्धा, सकीना, ये सब बेटी किसी की मरे, मारने वाला कोई हो उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन देखिए दोस्ती में बहुत बार धोखा मिलता है, इसीलिए कहा गया सोच समझ कर दोस्त बनाइए। लेकिन जो लोग आज विदेशों पर बड़ा गर्व करते हैं जी, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, जो अपनी पीढ़ियों को, अपनी नस्लों को अंग्रेजों के बराबर खड़ा करने में लगे हैं, वो ये देखें कि अपनी औलाद को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भेजकर घमंड करने वाले अक्सर पड़ोसियों के कंधों पर ही शमशान घाट तक गए हैं। वो आया नहीं वो बेटा और बेटी माँ बाप को देखने मरने के बाद। बहरहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जी, साहित्यकार ने एक लिखा है, सुनिएगा, कि जिस पर हम लोगों पर आरोप लगाते हैं हमको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा और हमको ये देखना होगा कि जो हमारी रहबरी कर रहा है वो कहीं रहजनों से मिला तो नहीं है, कि औरों के ख्यालात ही लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में उनसे झांका भी नहीं जाता। और ए काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे कि लूटा है तुम्हें रहजन ने किसी रहबर के इशारे पर। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का। हीरो वाजपेयी जी, क्या पारिवारिक और सामाजिक मूल्य इस वक्त उनका नैतिक पतन हो रहा है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं? और दूसरा, ये जो प्रवृत्ति है ना इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देने की, ये कोई एक दिन में नहीं आती, इसकी एक मनोवृत्ति होती है जो लंबे समय से चलती है और सोसाइटी उसको पकड़ नहीं पाती है। तो एक सोसाइटी में इस तरह के हमें क्या अवेयरनेस का काम करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, हम उसके बारे में कुछ विचार करें, कोई एक मॉडल डेवलप करें, कुछ बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे पारिवारिक मूल्य मिले। देखिए ब्रजेश जी, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है, विकास की दौड़ में, हम अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं और बच्चे भी आजकल माँ बाप से दूर नौकरी करने जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई के बाद या नौकरी के लिए दूर जा रहे हैं। तो कई बार बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा नहीं जा सकता। सोसाइटी में जब से न्यूक्लियर फैमिलियां हुई हैं, लोग आइसोलेट हो गए हैं, एक दूसरे से मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है नहीं, बड़ा कैजुअल सी अप्रोच है कि मैंने की। तो उस अप्रोच के नाते तमाम सारी घटनाएं आपके अड़ोस पड़ोस घट जाती हैं और आपको पता तक नहीं लगता। ये तो घटनाएं हैं। मैं तो मानता हूं आपके पड़ोस में कई लोग संसार छोड़ देते हैं और जब मिट्टी चली जाती है उसके कई दिन बाद लोगों को पता लगता है कि अरे पड़ोस में जो थे वो नहीं रहे। तो जो ये माहौल बन गया है ये एक तरह से घटनाओं का दोषी है। दूसरे एक सच बात यह है, मैं कई बार इस बात को कहना चाहता हूं कि संबंधों के बीच में समानता सब तरह से देखी जानी चाहिए। बच्चे अगर पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं और बहुत बार माँ बाप की तमाम सलाह, आप कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप की सलाह लेनी चाहिए, बात माननी चाहिए। संबंधों में विभिन्नता में जो एकता खोजने निकले हैं वो नहीं जान रहे कि कुछ लोग उस तरह के नहीं है, कुछ लोग उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और अगर लगे कि आपको व्यवहार में बदलाव है, चाहे बेटियां हो चाहे बेटे, और ये मुझे लगता है प्राइमरी एजुकेशन माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं प्राइमरी एजुकेशन बच्चों के, तो बैकग्राउंड भी बहुत कुछ निर्भर करती है व्यक्ति के व्यवहार पर। और खैर आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम चैनल, फिल्मों की तमाम सारे OTT भी आ गया है, तमाम कुछ ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आर के चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करता हूँ। ऐसा साहित्य रहा है,
कौन सा मुझे अडॉप्ट करना है, कौन सा नहीं, ये लोगों पे निर्भर होना चाहिए। पर हम सबको अवेयरनेस में एक तरह से आना चाहिए, समाज को एकजुट होना चाहिए। और तमाम घटनाओं में मैं इससे इनकार नहीं करता कि समाज में घटनाएं होती है, पर मतांतरण, लव जिहाद ये भी अपनी जगह है। और इस डेरे में चतुर्वेदी जी, अभी बात आई परिस्थिति जन्य साक्ष्य की, लेकिन मैं 2 एग्जाम्पल आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। निठारी का और अरुषि हत्याकांड तो मुख्य रूप से है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, नतीजा क्या हुआ? कोर्ट से सारे लोग, बहुत अधिकांश लोग उसमें छूट गए, कुछ एक को छोड़ के। इसीलिए मैंने परिस्थिति जन्य साक्ष्य नाम की कोई चीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होती ही नहीं है। देखिए, परिस्थिति जन्य साक्ष्य अवश्य होता है, लेकिन वो जब कार्बोरेट होता है चीज़ों से, जो मूल साक्ष्य और परिस्थिति जन्य साक्ष्य जब दोनों मिल जाते हैं तब जाकर के वो कंक्लूसिव होते हैं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य है कि उसने एसिड खरीदा, लेकिन अब वो तो प्रूफ तब होगा ना जब ये बॉडी के एनालिसिस से ये पता चले कि हाँ वही एसिड उसके बॉडी में, उसके गलाने में यूज हुआ। इसी तरह से बेचने वाला ये कंफर्म करे, बेचने वाला भी कंफर्म करे। तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य और मूल साक्ष्य जब तक ये दोनों मिलकर कंक्लूड नहीं करेंगे तब तक किसी भी अदालत के लिए सजा देना संभव नहीं होगा, जो हमारी न्याय व्यवस्था है। तो इसलिए कंक्लूसिव साक्ष्य इकट्ठा करना भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे पास परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। दोनों मिलाकर के ही हम किसी अंतिम निष्कर्ष। सर, इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव, मैं रंजना जी के पास चलता हूँ। रंजना जी, मैं आपकी ओपिनियन समझना चाहता हूँ कि इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एविडेंस की भी तो बहुत ज़रूरत होगी अगर आपको आफ्ताब को सज़ा दिलानी है तो। नहीं, एविडेंसेस की तो निश्चित ही ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया, अभी सर ने भी कहा, चतुर्वेदी जी ने, कि उसको कॉरोबोरेट किया जाना चाहिए और तब कंक्लूसिव साक्ष्य सामने आएगा। इसकी बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन और बहुत वाइड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इसका ऑब्जर्वेशन, जो इन्वेस्टिगेशन हो उसका ऑब्जर्वेशन माइन्यूट से माइन्यूट हो और तब उसको जो है एविडेंसेस से कॉरोबोरेट करा के तभी हम किसी परिणाम तक पहुंच सकते हैं। वो कोर्ट के सामने जाएगा, तब कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि क्या फैसला लिया जाए। लेकिन इसमें क्या समाज और नैतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, ये सब बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं इस वक्त? बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिजेश जी। जब से ये मल्टी स्टोरी में रहने का हो गया, लोगों में आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई। अब तो OTT आ गया है। हाँ, और सबसे बड़ी बात सुनिए, जब अगर किसी से आप कहिए कि ऐसी बात, अमुक कार्य आप ना करिए, तो लोग कहते क्या हैं कि समाज ने हमें क्या दिया। हमको ये समझना चाहिए कि समाज ने हमें क्या दिया। एक जमाना था जब समाज, मैडम कंक्लूड करें प्लीज। हाँ, एक जमाना था जब समाज का दबाव था तो हम लोग अनूप जी तेज मोटरसाइकिल नहीं चलाते थे कि समाज का डर था। अब वो खत्म हो चुका है। जी अनूप जी, कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये गजवाए हिंद है और लव जिहाद है और मतांतरण है, जैसा हीरो जी भी अभी कह रहे थे। ये किस तरफ ले जा रहे हैं? ये विचारधारा ही हमेशा नफरत से फायदा उठाने की विचारधारा रही और मैं इसकी पुनः एक बार कड़ी निंदा करता हूँ। आप बताइए कि कैसे रंजना अग्निहोत्री जी को पता चल गया कि वो किस मदरसे में पढ़ा था, उस मदरसे की जांच की बात करने लगी। औरंगजेब को मानता था, उन्होंने उसकी जीवनी लिखी है क्या, पढ़ी है? ये अजीब सी बातें लोग करते हैं, जैसे मुझे लगता है इन लोगों को कोई फोबिया है हर चीज को। क्या जितनी घृणा आप 10 साल में फैला चुके हैं समाज में, इतनी कम नहीं है आपको देश को चलाने के लिए कि और घृणा की जरूरत है? अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन हो जाए, औरंगजेब को मानता था कि नहीं मानता था, तो बुराई क्या है? मैडम प्लीज सुन ले। यस, गो अहेड अनूप जी, आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है सर। ये विचार करने की जरूरत है जी कि ये संबंधों में आपसी अविश्वास क्यों उपज रहा है। अभी आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के पुत्र थे रोहित तिवारी, उन्होंने प्रेम विवाह किया था। बाद में पता चला उनकी पत्नी ने उनको जहर देकर के अपने मित्र के साथ मिलकर के उनकी हत्या कर दी। वो आज भी जेल में है शायद। इस तरीके के जो संबंधों में अविश्वास पनप रहे हैं, शिक्षा बढ़ रही है, तकनीक बढ़ रही है, हमारा भौतिक विकास बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी परस्पर संबंधों में विश्वास और दृढ़ता क्यों समाप्त हो रही, ये विचार का विषय है। जी शुक्रिया आपका अनूप जी, थोड़ा वक्त का अभाव है, आपके विचार में किसी और आधा मिनट। मैं इतना सिर्फ कहना चाह रहा हूं, जो अभिभावक अपने बच्चों से नाराज होकर के उनको अकेले उनके हाल पे छोड़ देते हैं, उनको भी यह विचार करने की जरूरत है कि क्या हमको अपने बच्चों के प्रति एक न्यूनतम जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये पूरे समाज के लिए विचार का विषय है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया ताहिरा जी, ताहिरा हसन जी। समाज को ले जा रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड के बाद पारिवारिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों की बड़ी चर्चा शुरू हो गई। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा था, मैं ये मानती हूँ
कि मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में ओपनिंग कहा था कि जो माँ बाप इंटर रिलीजन मैरिजेस के बाद मोस्ट ऑफ द मैरिजेस में हम देखते हैं कि डिसोन कर देते हैं। देखिए यही वजह है कि 5 महीने तक वो बच्ची कहाँ थी ना अपार्टमेंट वालों ने पता किया कि वो दिख नहीं रही है, कहाँ गई। तो ये तो मूल्यों में गिरावट आई है कि आसपास हमारे क्या हो रहा है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप इसको अलग अलग खांचों में बांटने लगते हैं, अलग रंग देने लगते हैं पॉलिटिकल, तो इस बात को याद रखिए कि आप श्रद्धा के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। श्रद्धा को जस्टिस मिले ये बात होनी चाहिए, और कैसे मिले, कैसे इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो। वो एसिड खरीदा, एसिड के लिए उससे नार्को टेस्ट में पता चलेगा, किस दिन लिया, डेट भी पता चलेगी, उससे पता मैडम नार्को को कोर्ट ठीक से मानता नहीं है, मतलब उसको कोर्ट में कोई एविडेंस के तौर पर मान्य नहीं होता, मतलब बहुत से ट्रायल के दौरान वो मान्य होता नहीं है। तो करेगी, वो अपनी खुशी के लिए पुलिस कर ले। एसिड खरीदा जिस दुकान से खरीदा कि नहीं खरीदा जी, उसने एसिड दिया तो उसका नाम दर्ज। शुक्रिया, थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं आपके विचार किसी और दिन इस विषय पर डिटेल से लूंगा। उमाशंकर पांडे जी, आप कह रहे थे परिस्थिति जन्य साक्ष्य, और 2 उदाहरण हैं जिसमें परिस्थिति जन्य साक्ष्य की वजह का जो एविडेंस था वो कोई कंक्रीट था नहीं और सब छूट गए। देखिए, और छावला वाला केस तो आपके सामने, गैंगरेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। देखिए ब्रजेश जी, परिस्थिति जन्य साक्ष्य एक महत्वपूर्ण और मजबूत आधार होता है दोषी को सजा देने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सबूत नहीं है। क्या वो जो फ्रिज है उसका फॉरेंसिक टेस्ट भी किया जाना चाहिए। डेड बॉडी को उसमें रखा गया था, लंबे समय तक रखा गया था, निश्चित रूप से डीएनए के पार्ट उसमें मिलेंगे, उसका डीएनए टेस्टिंग किया जाना चाहिए, फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए। अपने आप चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएंगी। और मेरा ये कहना है ये जल्दी होना चाहिए। मैंने कहा निर्भया कांड जो है उसमें 7 साल 3 महीने 3 दिन का समय लगा, इतना नहीं लगना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, जिस डेटिंग ऐप के माध्यम से श्रद्धा और आफताब का आपस में मिलन हुआ था, इस तरीके के डेटिंग ऐप्स जो बहुतायत में भरे पड़े हैं, ये सब बंद होने चाहिए। पांडे जी, आप रोक नहीं पाओगे, ये इंटरनेट का संसार है। देखिए बियॉन्ड कंट्रोल है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ब्रजेश जी, अगर ना कोई गवर्नमेंट रोक सकती, ना कोई सोसाइटी, ना कोई कॉन्टिनेंट। देखिए ब्रजेश जी, जब वीआईपी काफिला चलता है तो जयमन लगा के पूरे नेटवर्क को ही रोक दिया जाता है। इंटरनेट को रोक अगर हमारे अंदर बिल होगा तो टेक्नोलॉजी ने कोई चीन थोड़ी हो, टेक्नोलॉजी ने ही इन चीजों को। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक मसले की हम सब ने चर्चा की, और उम्मीद करता हूँ कि आज के सुझाव पर आप सब लोग अमल करेंगे। और विशेष रूप से स्वाति मालीवाल ने भी कुछ मुद्दों का जिक्र और कुछ सुझाव आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब उसको मानेंगे। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अपने आसपास सावधान ज़रूर रहिए। नमस्कार।